हेलो स्टैंडर्ड 6। आज मैं आपको पार्ट 5 का दूसरा पार्ट समास पढ़ाने जा रही हूँ और स्टैंडर्ड 8 मैं आप लोगों को पार्ट 6 जिसका विषय है समास उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि समास है क्या। समास का आप दोनों ही कक्षाओं को समास के बारे में पढ़ना है, तो आप दोनों ही कक्षा इस पर ध्यान देंगे। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसे छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ठीक है, राजा का महल, राजमहल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तीन रंगों का समूह, तिरंगा। यहाँ पे आपने देखा कि समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम समास की प्रक्रिया से जो नए शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय। विद्यालय क्या हो गया? समस्त पद हो गया। चौराहा क्या हो गया? चार रास्तों का समूह, समाहार, तो ये क्या हो गया? चौराहा। तो चौराहा क्या हो गया? समस्त पद हो गया। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश क्या हो गया आपका? समस्त पद हो गया। दो शब्दों के मेल से बने हैं, इन्हें हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे त्रिकोण, तीन कोण, मतलब तीन कोणों का समूह। त्रिकोण क्या है? जिसमें तीन कोण हो, तो किसका समूह है ये? तीन कोणों का है। यहाँ तीन पूर्व पद है तथा कोण क्या है? उत्तर पद है। तीन पूर्व पद है, मतलब पहला पद है तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद कोण है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा पद है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है, तो समास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। समस्त पद में पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। और समस्त पद को तोड़कर लिखने की जो प्रक्रिया होती है, समस्त किए गए पदों को, मतलब समास किए गए शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह मतलब समास किए गए शब्दों को अलग करना। जैसे आराम कुर्सी। आराम कुर्सी क्या है? समस्त पद है और जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी। रेखांकित, रेखांकित क्या है? समस्त पद है और जब इसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा रेखा द्वारा अंकित। ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति समस्त पद है और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इस तरह आपने समास जाना, समस्त पद जाना और समास विग्रह के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। समास के कितने भेद हो गए? 6। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब एक एक करके हम सभी भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, अब नाम से ही पता चल रहा, अव्ययी भाव। अव्यय, अव्यय वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका रूप किसी भी कारण बदलता नहीं हो, मतलब जिसमें कोई व्यय नहीं होता। व्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होता, तो यहाँ खर्च होने से मतलब है जिनका रूप नहीं बदलता, वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो जिस समस्त पद का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो,
समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करता हो, मतलब उनका किसी भी कारण से उनका रूप नहीं बदलता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए आप, यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति हो, शक्ति के अनुसार। आजन्म मतलब जन्म भर, इसका विग्रह क्या हो गया? जन्म भर। प्रतिदिन, देखिए सारे शब्द अव्यय है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका विग्रह क्या हो गया? प्रत्येक दिन। यथासंभव मतलब जैसा संभव हो, ठीक है। भरपेट मतलब पेट भरकर, मुझे भरपेट खाना मतलब पेट भरकर खाना है। अनजाने मतलब जाने बिना। ये सारे शब्द अव्यय की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो शब्द अव्यय की तरह कार्य करते हैं उन्हें हम कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं, मतलब इनका रूप किसी भी कारण बदलता नहीं है। अब दूसरा भेद है इसका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर, समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद को, पहले वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्ति जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हम विभक्ति कहते हैं। कारक आप कई बार पढ़ चुके हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो यहाँ हम 7 के बारे में, 7 भेदों के बारे में तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे। तब विभक्तियों कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर दर्द, समस्त पद है, इसका अर्थ क्या हो गया आपका? सिर में दर्द, ठीक है। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, पर, घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर, ये कौन सा समास हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। परलोक गमन, परलोक को गमन, को यहाँ पे विभक्ति है, ठीक है ना, परसर्ग है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, वो कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष हो गया, के लिए। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, ये हो गया आपका करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। गुण युक्त मतलब गुण से युक्त, ये भी आपका हो गया करण तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का लोप समास विग्रह के समय नहीं होता है। कर्ता कारक का और संबोधन कारक का चिन्हों का लोप समास विग्रह के समय नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह हम तत्पुरुष समास के सभी भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 7 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 6 आप लोग सभी भेदों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये सभी कारक चिन्ह पर ही निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे परलोक गमन मतलब परलोक को गमन, परलोक को गमन। गगन चुंबी मतलब गगन को छूने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत मतलब देश को गया हुआ, ठीक है। तो ये इन सभी में देखिए आप को विभक्ति का लोप हो गया है। देशगत, चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ। अब हम जानेंगे दूसरा भेद तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष। करण का अर्थ होता है साधन या उपाय। इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से होती है। तो करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है, उसका लोप कर दिया जाता है। जैसे अकाल पीड़ित समस्त पद है, इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न।
सुरकृत मतलब सुर द्वारा कृत, सुर द्वारा रचित, ये आपका करण तत्पुरुष समास हो गया। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है के लिए, इसका लोप किया जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। अब है चौथा भेद तत्पुरुष समास का, अपादान तत्पुरुष। आपादान में करण का भी भेद हो, करण का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। लेकिन करण कारक में आपको उस साधन या उपाय के माध्यम से का बोध होता है, लेकिन आपादान कारक में आपको से का अर्थ अलग होने के भाव से होता है। ठीक है। तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप किया जाता है। जैसे जन्मांध समस्त पद है, जन्मांध इसका विग्रह होगा जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से हटा हुआ। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धनहीन, धन से हीन। ठीक है। ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। अब है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप किया जाता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की आदि का लोप किया जाता है। जैसे राजा का महल, राजमहल। देशवासी, देश का वासी। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। अमृत धारा, अमृत की धारा। अब है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। ठीक है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में या पर का लोप होता है। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। वनवास, वन में वास आदि। ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाया। ठीक है। अब समास का दूसरा भेद है कर्मधारय समास। ठीक है। दूसरा भेद कौन सा है? कर्मधारय। तीसरा भेद, तो दूसरा तो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, अब तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, वो है कर्मधारय समास। तो जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषय हो, विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान मतलब जिससे उसकी संज्ञा, जिससे उसकी तुलना की जाती है, उपमान उपमेय हो तो वे उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण विशेषण विशेष्य का हम देखते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। यहाँ पे अंबर का अर्थ है वस्त्र। पीला है जो अंबर, पीताम्बर। नीलकमल, नीला है जो कमल। महाराजा, महान है जो राजा। यहाँ पे देखिए, यहाँ महान कौन है? राजा है। तो यहाँ पे महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। राजा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नीला क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है? विशेष्य है। यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब उपमान और उपमेय मतलब कनक लता, कनक के समान लता। लता कैसे है? कनक के समान। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। ठीक है। तो यहाँ उपमान उपमेय का संबंध हो गया। समास का चौथा भेद है द्विगु समास। ठीक है। समास का चौथा भेद है यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 6 में द्वंद्व समास और स्टैंडर्ड 4 में है आपको द्विगु समास। तो सबसे पहले चौथा भेद द्वंद्व समास के बारे में पढ़िए। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, और विग्रह करते समय और तथा अथवा या लगता हो। विग्रह जब किया जाता है तो वहाँ पे और तथा या फिर या लगता हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। काला गोरा, काला या गोरा। माता पिता, माता तथा पिता। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है।
ये आपने पढ़ा। अब है पांचों कर्मधारय के बारे में आपने जान ही लिया। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। छठा भेद है इसका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य का अर्थ बोध करवाते हो। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, किसी की किसी पद को प्रमुखता नहीं दी जा रही हो और दोनों पदों को मिलाने से किसी अन्य का बोध होता हो, किसी अन्य के बारे में पता चलता हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज है आनंद जिसका, गज है आनंद जिसका, मतलब जिसका सिर गज के समान हो, तो वो कौन है? कोई और नहीं बल्कि गणेश। ठीक है। दशमुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन? रावण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, कौन? कृष्ण। मुरली को धारण करता है जो, कौन? तो कृष्ण। देखिए किसी अन्य का बोध करवा रहे हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शिव। ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब कक्षा 8 में बहुब्रीहि समास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हो, मतलब समस्त पद किसी अन्य पदों के बारे में बतलाते हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। ये आपने उदाहरण देखा ही, जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, अर्थात कौन? विष्णु। एक दंत, 1 है दंत जिसका, अर्थात कौन? गणेश। महादेव, महान है जो देव, अर्थात कौन? महादेव। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कुछ समासिक शब्द कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों समासों में पाए जाते हैं। कुछ समासिक समस्त पद जो होते हैं वो कर्मधारय में भी वैसा ही होता है और बहुब्रीहि समास में भी वही पद होता है। अतः इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को हमें समझना चाहिए। इन दोनों की वो समस्त पद कर्मधारय है अथवा बहुब्रीहि है, इसकी पहचान हम उसके विग्रह के द्वारा जानेंगे। मतलब समस्त पद को जब हम विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा। कर्मधारय समास में दोनों पदों में, कर्मधारय समास का जो होता है उसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है कर्मधारय में। जबकि बहुब्रीहि समास में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है। संपूर्ण समस्त पद जो होता है वो किसी संज्ञा शब्द के विशेषण का कार्य करता है, मतलब उसकी विशेषता को बतलाता है। जैसे दशानन कर्मधारय में हो गया आपका 10 मुखों वाला। कर्मधारय में जब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा? 10 मुखों वाला। लेकिन बहुब्रीहि समास में जब इसका विग्रह करेंगे हम दशानन का, तो 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन? रावण। लंबोदर कर्मधारय में भी होगा और बहुब्रीहि में भी होगा। तो लंबोदर में जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा लंबा उदर। लंबा यहाँ पे विशेषण और उदर क्या हो गया? विशेष्य हो गया, लंबा उदर। ये हो गया आपका कर्मधारय। लेकिन बहुब्रीहि समास में जब इसका विग्रह होगा तो होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। घन श्याम, घन के समान श्याम। घन के समान श्याम मतलब कैसा? तो घन के समान काला, बादल के समान काला। लेकिन बहुब्रीहि समास में जब उसका विग्रह हम करेंगे तो यहाँ पे होगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात कौन? कृष्ण। देखिए विग्रह पर आप ध्यान देंगे तभी पता चल पाएगा कि ये समास कर्मधारय का है अथवा बहुब्रीहि का है। पंचानन बहुब्रीहि में भी आता है, बहुब्रीहि समास में भी आता है और कर्मधारय में भी आता है। तो कर्मधारय में जब इसका हम विग्रह करेंगे तो पंचानन होगा 5 मुखों वाला। यहाँ पे 5 क्या हो गया? विशेषण, और मुखों वाला क्या हो गया? विशेष है। लेकिन जब बहुब्रीहि समास में इसका विग्रह हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मुख है जिसके, अर्थात कौन? कार्तिकेय।
5 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन, कार्तिकेय। नीलकंठ, ये आपको बहुब्रीहि में भी आएगा और कर्मधारय में भी होगा, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इसके बारे में हमें पता चलेगा। नीला कंठ, नीला क्या है, विशेषण, और कंठ क्या है, विशेषण, तो ये हो गया आपका कर्मधारय। लेकिन बहुब्रीहि समास में नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। नीला कंठ किसका है, शिव का। देखिए किसी अन्य की ओर संकेत कर रहा है, किसी अन्य के बारे में बतला रहा है। पीताम्बर, ये कर्मधारय में भी होगा और बहुब्रीहि समास में भी होगा। पीला अंबर, पीला क्या है, विशेषण, और अंबर क्या है, विशेष्य है, ठीक है। लेकिन जब बहुब्रीहि में इसका हम विग्रह करेंगे तो पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन, कृष्ण या विष्णु। तो इस तरह आपने कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर के बारे में जाना। इसका अंतर हम कैसे पता करेंगे, तो इसके विग्रह के द्वारा। अब हम जानते हैं द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद, द्विगु समास में समस्त पद का जो पहला पद होता है, समास के 2 पद होते हैं, प्रथम पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की संख्या के बारे में बतलाता है, किसमें, द्विगु समास में। जबकि बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद मतलब सारा पद विशेषण का कार्य करता है। कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जाता है, द्विगु में भी और बहुब्रीहि में। विग्रह करने पर ही उनका अंतर स्पष्ट होता है, उन्हें तोड़ने पर ही उसके अंतर के बारे में हम जान पाते हैं। जैसे तिरंगा, तिरंगा द्विगु समास में भी होगा और बहुब्रीहि समास में भी होगा। तिरंगा द्विगु समास में जब इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। और बहुब्रीहि समास में 3 रंग है जिसमें, कौन सा, भारतीय ध्वज, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं मतलब संख्या के बारे में बतला रहा है, भुजा कितनी है, 4, ठीक है, ये संख्या के बारे में बतला रहा है। लेकिन बहुब्रीहि समास में 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु, ठीक है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। देखिए 3 संख्या के बारे में, 3 नेत्र कितने, 3, तो नेत्र की संख्या के बारे में बतला रहा है। लेकिन बहुब्रीहि में 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात कौन, ये कोई सामान्य नहीं बल्कि त्रिनेत्र किसके हैं, भगवान शिव के हैं, ठीक है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। यहाँ 3 वेणियाँ, वेणियों को मतलब 3 वेणियाँ मतलब ये संख्या के बारे में बतला रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुब्रीहि समास में जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा 3 वेणियों का संगम, 3 वेणियों का संगम। 3 वेणियाँ, वेणियाँ का अर्थ होगा यहाँ पे नदियाँ, मतलब जहाँ 3 वेणियाँ आकर मिलती हो वो कहाँ पे, जहाँ मिलती हो वो स्थान कौन सा है, प्रयागराज है, ठीक है। इस तरह आपने समास के अंतर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे संधि तथा समास में क्या अंतर है। संधि क्या है और समास क्या है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। दोनों को ही हम, और दोनों में ही विग्रह होता है, ठीक है ना, दोनों को ही अलग करते हैं। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन होता है, परंतु समास में ऐसा नहीं होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण में ही बदलाव आता है, वर्ण में ही परिवर्तन होता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। समास में पदों के बीच परसर्गों तथा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। समास में पदों के बीच जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग विभक्ति को कहते हैं, विभक्ति कारकीय चिन्ह को बोलते हैं, तथा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। ये हो गया आपको संधि और समास में अंतर। तो कक्षा 6 और 8 दोनों ही कक्षाओं को समास के बारे में पढ़ना है। आप लोग इसे अच्छे से पुनरावृत्ति करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।